मैम इडनिक में थे एक मतलब जॉर्ज इलियट ने एक कंपैरिजन किया कि जैसे गार्डन ऑफ ईडन में जैसे ईव को एक वो हुई थी, पनिशमेंट हुई थी, तो जैसे उसने प्रोहिबिटेड फ्रूट खा लिया था एंड देन शी वाज पनिश्ड एंड शी वाज सेंट टू अर्थ। उसी तरह ये जो हेटी थी उसके साथ भी सेम ट्रेजेडी हुई, उसने वहाँ पे एक प्रोहिबिटेड काम किया जिसकी वजह से उसको एक ट्रेजेडी फेस करनी पड़ी। तो उन दोनों की मतलब प्लॉट भी सेम था, उनकी सिचुएशन भी सेम थी एंड फिर पनिशमेंट भी ऑलमोस्ट सेम थी, जिसकी वजह से उनको अपने मतलब उस एक हेवन टाइप की जगह से उन्होंने मतलब उनको निकाल दिया गया, वो लोग निकल गए वहाँ से एंड देन दे हैड टू फेस ट्रेजेडी। तो ये एक तरह से कंपैरिजन था दोनों की सिचुएशन का। अच्छा, तो एक वो एक और मिथ। क्वेश्चन का सेकंड फेज था उसका पेस्टोरल क्या था उसके अंदर? मैम पेस्टोरल ब्यूटी की वजह से दोनों जो हैं फेमस है ना, जैसे लॉम्बशायर था और स्टोनी शायर था, उनकी जो पेस्टोरल ब्यूटी थी दैट वाज लाइक वो एक मेन का कंसर्न था। इसी तरह जो गार्डन ऑफ ईडन है वो भी एक पेस्टोरल ब्यूटी की वजह से और अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी वजह से फेमस थे। तो इस वजह से उन दोनों का इस बेस पे भी कंपैरिजन किया गया था कि वो एक पार्ट ऑफ हेवन था जिसमें मतलब वो रह रहे थे, बट जो सिचुएशन थी करेक्टर की इनवर्ड सिचुएशन थी, वो आउटवर्ड सिचुएशन डिफरेंट थी, क्योंकि आउटवर्ड एक ब्यूटीफुल डे था लेकिन इनवर्डली वो जो थे करेक्टर थे वो डिवास्टेटेड और रोइंड थे, अपनी अपनी ही वो बैटल्स फाइट कर रहे थे। तो ये एक डिफरेंट इन कंपैरिजन उन्होंने बताया कि कैसे वो अफेक्ट कर रहा था एनवायरनमेंट उन पे। ओके। अच्छा, ईडनिक में देन पेस्टोरल ब्यूटी, तो उसको क्वेश्चन में रिलेट किया गया रियलिज्म के साथ। व्हाई रियलिज्म? ठीक है, क्वेश्चन कुछ यूं ही था ना कि उसकी ईडनिक मिथ इन एडम बीट, देन पेस्टोरल ब्यूटी एंड देन द रियलिज्म। थर्ड जो उसका की पॉइंट था वो रियलिज्म था। तो रियलिज्म को किस तरीके से जॉर्ज इलियट ने जो है वो इंटरलिंक किया है इन दो चीजों को? हाँ जी। मैम वो जो सारी सिचुएशन है वो सारी रियलिस्टिक सिचुएशन है, जैसे उसको फेस करना पड़ा, ये टोटली टू द रियलिज्म, इसमें कोई वो एग्जिजरेशन नहीं थी कि किसी पार्ट को भी एग्जिजरेट नहीं किया गया था। जिस तरह उसने मतलब जो उसने सिन किया उसकी वजह से उसको जो फेस करना पड़ा वो एक टोटली रियल पॉइंट ऑफ व्यू था, और मतलब विदाउट एनी एग्जेजरेशन। तो इस वजह से उसको रियलिज्म के साथ भी कंपैरिजन किया गया है। ठीक है। अच्छा जी, रियलिज्म कुछ यूं भी है एक्चुअली। रियलिज्म है ना बेस, पहली बात तो ये उसने पेस्टोरल ब्यूटी इस वजह से दिखाई यहाँ पे कि जॉर्ज इलियट ने एक उस दौर में जब थे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत आम हो गई थी और लोग अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे थे, ठीक है, यानी कि सिटी लाइफ की तरफ जा रहे थे, तो उसने लोगों का एक व्यू पॉइंट या फिर लोगों का एक रुझान जो है वो पेस्टोरल ब्यूटी की तरफ किया, एक विलेज लाइफ, एक रूरल लाइफ जो है उसकी तरफ किया कि उसकी भी कुछ ब्यूटीज हैं और वो कितने इंसान की लाइफ के लिए जरूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग जितना कि ये आपके पेस्टोरल्स जो है वो आपकी जिंदगी में इंटरवेन करते हैं। अगर वो हेस्लॉप में थी तो वो दैट वाज जस्ट लाइक अ पैराडाइज, ठीक है। और फिर जो है उसकी ग्रीड, उसकी लस्ट और उसकी सारी जो इमेजिनेशन है वो उसको वहां से खींच के कहाँ ले जाती है, एक स्टोनी शायर की तरफ ले जाती है, यानी कि उसको उस पैराडाइज से निकाल देती है और वो फिर अपनी उस जन्नत को भी खो देती है जो जिसमें हैटी रह रही होती है। तो यहाँ पे दिखाया ये गया है कि हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, एक्चुअली वो हमारे मिजाज के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। हैटी जब तक वो लॉन्गशायर में थी वो सिक्योर थी, लेकिन जैसे ही वो लॉन्गशायर से निकलती है तो वो इनसिक्योर हो जाती है और वो एक्चुअली अपनी ऑब्वियसली अपनी एक उसकी कुछ लस्ट होती है, कुछ उसकी ग्रीड होती है, कुछ उसकी विशेस होती हैं, कुछ उसकी जो है वो ख्वाहिशात होती है जिंदगी की जिसके पीछे वो भाग रही होती है। दैट्स व्हाई जो है उसका डाउनफॉल होता है, ठीक है। सेम इज द केस विद द एडम बीट। एडम बीट भी इसी तरीके से
जो है उसका भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो है डिफरेंट इवेंट्स जो हैं और इवन एनवायरनमेंट इवेंट्स, उसके इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस और फिर उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये सारे के सारे यानी कि आउटर और इनर दोनों का एक कॉन्फ्लिक्ट होता है और जिसकी वजह से एडम बीट के अंदर चेंजेस आती हैं। तो वो यहाँ पे एक्चुअली बताती है कि जो रियल लाइफ है दैट इज फुल ऑफ ट्रेजेडी। और जॉर्ज इलियट का एक बहुत फेमस कोट है कि आवर डीड डिटरमाइन अस एज मच एज वी डिटरमाइन आवर डीड। ठीक है, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी डीड्स जो है हमें उतना ही डिटरमाइन करती हैं, उतना ही मजबूत करती है। डिटर्मिनेशन क्या होती है? मजबूती ना, कि हमारी जो कुव्वत, हौसला, हिम्मत हमें उतना डिटरमाइन करती है, मजबूत करती है, जितना हम अपने कुव्वत और हिम्मत और हौसले को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, हमारी डीड और डिटर्मिनेशन, ये दोनों चीजें जो हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। और जॉर्ज इलियट जो है वो बेसिकली मैंने बताया ना कि लाइक वो हमारी अर्बन लाइफ से हटा के हमारी एक जो परसेप्शंस है वो रूरल लाइफ की तरफ लाना चाहती थी और वो उसकी ब्यूटी को कैप्चर करना चाहती थी। इस वजह से उसने यहाँ पे उस पेस्टोरल ब्यूटी का जो है वो जिक्र किया है। अगर वो डिस्क्रिप्शन देती है कैरेक्टर्स की तो उसके पैरेलल पे जो बैकग्राउंड सेटिंग्स हैं वो उसको भी बार बार जो है उसकी ब्यूटी को भी कंपेयर करती है। अगर वो हैटी की ब्यूटी को देखती है तो वो फिर हेस्लॉप और लॉम शायर की भी ब्यूटी को देखती है और फिर उनको आपस में कंपेयरिंग कंट्रास्ट करती है। अच्छा जी, आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टुडेज टॉपिक इज इलियट एज एन इंटेलेक्चुअल नॉवेलिस्ट, या इलियट की मोरल कन्विक्शंस क्या थी। बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पे देखें, इलियट एज एन इंटेलेक्चुअल नॉवेलिस्ट और मोरल, इलियट्स मोरल कन्विक्शन। ठीक है, इलियट जो है वो एक इंटेलेक्चुअल नॉवेलिस्ट थी या उसकी जो मोरल कन्विक्शंस है। George Eliot main interest in her novels is as much ethical as it's psychological। ठीक है, उसके जो इंटरेस्ट थे नॉवल में वो जितने एथिकल थे उतने ही साइकोलॉजिकल थे। डू यू अग्री? क्या आप ये अग्री करते हैं? अब यहाँ पे देखिए कि Eliot was a fusion of humorist, moralist, psychologist and intellectual in her। सबसे पहले तो इस चीज को समझ लें कि वो क्यों इंटेलेक्चुअल नॉवेलिस्ट थी या इलियट की मोरल कन्विक्शंस क्या थी। देखिए, इलियट के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है कि जॉर्ज इलियट कुछ भी आ सकता है, लाइक इलियट किस तरह की नॉवेलिस्ट थी। मोस्टली इंटेलेक्चुअल या मोरल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ही, मोरल कन्विक्शंस के ऊपर इसके क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। एक्चुअली ये एथिकल कोड्स को बहुत ज्यादा फॉलो करती है। दूसरा, इंटेलेक्चुअल नॉवेलिस्ट बेसिकली क्या है? इंटेलेक्चुअल कौन होता है जो कि रीजंस की बेस पे, इंटेलेक्चुअल की बेस पे और जो है एक रादर देन फेथ, ठीक है, फेथ को साइड पे करके रीजंस की बेस पे कुछ जजमेंट पास करता है। ठीक है, और मोरल कन्विक्शंस क्या होती है? मोरल कन्विक्शंस आर द एथिकल कोड्स के कुछ हम इंसानों को, जब हम दुनिया के अंदर रहते हैं तो अगर हम ये कहते हैं कि बोल के लब आजाद है तेरे, तो ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, अगर हर बंदा ही अपनी मर्जी से गाली देने लग जाएगा कि बोल के लब आजाद है तेरे, तो दुनिया तो तबाह हो जाएगी ना। तो वो ये कहती है कि जब आप इस दुनिया के अंदर आ जाते हैं तो आपको कुछ एथिकल कोड्स जो हैं, एथिकल मोरल्स जो हैं, उनको फॉलो करना होता है। आपको कुछ लिमिटेशंस जो हैं उनको फॉलो करनी होती हैं, फिर आप ठीक रहते हैं। अगर आप उन एथिकल कोड्स को फॉलो नहीं करते तो फिर आपका डाउनफॉल होता है। अगर हम एडम बीट के कैरेक्टर को देखें तो एडम बीट जो है वो क्या था? वो एरोगेंट था, वो प्राउड था, ठीक है, स्नब कर देता था लोगों को, ठीक है, हार्श किस्म का इंसान था। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे वो उन एथिकल कोड्स को फॉलो नहीं कर रहा जो कि एक सोसाइटी में रहने के लिए एक इंसान को के लिए जरूरी होता है। ठीक है, नो मैन इज एन आइलैंड, एवरी पर्सन इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। एक इंसान जो है उसका सोसाइटी के ऊपर असर होता है और सोसाइटी का भी उस इंसान के ऊपर असर होता है, यानी कि दोनों ही वाइस वर्सा होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर असर अंदाज हो रहे होते हैं।
और सेम इज द केस विद द हेटी सोरल और आर्थर डॉनिथॉन। उस सोसाइटी में रहने के कुछ मोरल कोड्स थे और उन दोनों ने उन मोरल कोड्स को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से डाउनफॉल हुआ। और उनका गुनाह कुछ ऐसा था जो कि जिसकी रिपेंटेंस शायद हो ही नहीं सकती थी, या वो ऐसा गुनाह था कि जो कि उनको मतलब बहुत ऐसी सजा दे गया जो कि शायद वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि शायद उनका ये गुनाह बहुत बड़ा है। तो दैट्स वाई इस तरह से। लेकिन जॉर्ज इलियट के एडम रीड के अंदर जो एक दिखाया गया उस कैरेक्टर के अंदर, वो थी उस कैरेक्टर की डेवलपमेंट, ठीक है, और किस तरीके से इंटेलेक्चुअली इलियट ने उस कैरेक्टर को दिखाया है, उसके अंदर चेंजिंग्स को दिखाया है। सेम इज द केस विद द हैटी एंड पे जाके वो भी चेंज होती है और ऑर्थर टॉनिथॉन वो भी चेंज होता है। ऑल्दो दुनियावी तौर पे उनको सजा मिल जाती है, लेकिन इंटरनली तौर पे वो रिपेंट करते हैं और ऑब्वियसली वो अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। तो ये वो इंटेलेक्चुअल और मोरल कन्विक्शंस हैं जो कि इलियट के नॉवेल्स में हमें नजर आती हैं। यहाँ पे देखिए, जॉर्ज इलियट मेन इंटरेस्ट इन नॉवल इज एज मच एथिकल एज इट इज साइकोलॉजिकल। ठीक है, जितना वो एथिकल है उतना ही वो साइकोलॉजिकल भी है, क्योंकि वो पेनिट्रेट कर जाती है इनटू द माइंड्स ऑफ हर कैरेक्टर्स। ठीक है, वो साइकोलॉजिकली जो उसके कैरेक्टर्स के दिमाग में चल रहा होता है वो उसको जो है वो बताती है, दिखाती है हमें। Eliot was a fusion of humorist, moralist, psychologist, and intellectual in her. She wrote novel not just for entertainment, rather used it as a tool for discussing deep philosophical questions of life and for imparting her moral convictions. Like Fielding, she wrote with a definite purpose, for example, to inculcate moral into people. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, फील्डिंग की तरह उसने भी एक डेफिनेट पर्पस के लिए लिखा और उसका मेन पर्पस क्या था कि वो मोरल जो है वो लोगों के अंदर इनकलकेट करना चाहती थी। एज डेविड डाइचेस सेज, जॉर्ज इलियट एज अ विक्टोरियन नॉवेलिस्ट वाज द फर्स्ट मूव इन वैनगार्ड ऑफ द थॉट एंड लर्निंग ऑफ हर डे, and in doing so added new scope and dignity to English novel. George Eliot जो है as Victorian novelist वो first move थी in vanguard of thought and learning of her day। ठीक है, vanguard of thought यानी कि उसने thoughts के बारे में लिखना, थॉट और लर्निंग ऑफ हर डे के बारे में की तरफ वो मूव की, एंड इन डूइंग सो एडेड न्यू स्कोप एंड डिग्निटी टू इंग्लिश नॉवेल। George Eliot as novelist widened the scope of novel writing by making it a hotbed for discussion for serious issues of life। ठीक है, उसने स्कोप ऑफ नॉवल को वाइडन किया और इसको एक हॉटबेड बनाया फॉर डिस्कशन ऑफ सीरियस इश्यूज ऑफ लाइफ। विद सीरियस इश्यूज ऑफ लाइफ, Eliot questioned Christianity at the very early age where dogma could not satisfy her intellect. She remained skeptic throughout her life. She also investigated the history of Christianity and found that it has lost purity and had become a source of barbarism and persecution. He shunned the orthodox Christian concept of God, heaven, and hell, and she believed in the presence of law and moral code at the heart of the universe instead of any divine power. और उसने क्या किया, यहाँ पे देखिए, उसने जो ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट्स थे क्रिश्चियनिटी के, उसको वो किसी हद तक वो डिसबिलीव कर गई थी। और एक्चुअली वो क्या चाहती थी, वो कहती थी कि भाई ये जन्नत दोज़ख और गॉड का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये शायद वो ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो बिलीव करती थी प्रेजेंस ऑफ लॉ एंड मोरल कोड एट द हार्ट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, और वो प्रेजेंस ऑफ लॉ और मोरल कोड जो है हार्ट ऑफ यूनिवर्स, उन पे वो ज्यादा बिलीव करती थी रादर देन द डिवाइन पावर। यानी कि इनके डर की बजाय वो कहती थी कि दुनिया के अंदर जो लॉ एंड मॉरल कोड हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। शी प्रीचेस द नीड टू स्ट्रेंथन द मॉरल ऑर्डर व्हिच टू हर इज कंट्रोलिंग द यूनिवर्स। और वो प्रीच करती है नीड ऑफ स्ट्रेंथन मॉरल ऑर्डर। ठीक है, उस मॉरल ऑर्डर को, जैसे मैंने आपको कहा कि हर इंसान जब एक सोसाइटी में रहता है तो वहाँ के कुछ मॉरल ऑर्डर होते हैं या मॉरल कोड्स होते हैं जिनको उसने फॉलो करना होता है। ठीक है, अगर वो उस सोसाइटी के उन मॉरल कोड्स को फॉलो नहीं करता तो ऑब्वियसली उसका डाउनफॉल होता है। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें उसने अपने नॉवेल्स में दिखाई। Eliot believed that character is destiny. To her, everyone's character is in his own hands to mold into the right direction or the wrong.
और वो कहती है, जैसे वो कहती है ना, आवर डीड्स डिटरमाइन अस एज मच एज वी डिटरमाइन आवर डीड्स। ठीक है, इसी तरह इलियट बिलीव करती है कि कैरेक्टर जो है वो एक्चुअली डेस्टिनी है, और उसके लिए हर कैरेक्टर जो है उसके अपने हैंड्स में टू मोल्ड इनटू द राइट डायरेक्शन और द रॉन्ग। ठीक है, वो कहती है कि कैरेक्टर जो है खुद अपने आप को एक्चुअली, हम अपने कैरेक्टर को राइट और रॉन्ग की तरफ मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शंस हमने खुद चूज करनी होती हैं। मैथ्यू आर्नल्ड डिक्लेयर कंडक्ट एज 3/4 of life. Eliot proclaimed it as 4/4. मैथ्यू आर्नल्ड डिक्लेयर करता है इस कॉन्डक्ट को एज 3/4 ऑफ लाइफ, कि जी हम खुद अपनी डेस्टिनी बनाते हैं। इसको मैथ्यू आर्नल्ड कहता है कि 3/4 ऑफ लाइफ है। लेकिन इलियट प्रोक्लेम करती है नहीं, इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है, इंसान अपना राइट एंड रॉन्ग खुद चूज करता है। टू हर आवर एक्टिविटीज डिटरमाइन होल ऑफ आवर फ्यूचर लाइफ। Activities, if assist us to be good, are right, and if lead us astray, are wrong. ठीक है, यहाँ पे वो कहती है कि हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमारा फ्यूचर जो है, हमारी फ्यूचर लाइफ को डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, और एक्टिविटीज ही ऐसी होती हैं जो हमें गुड और राइट और हमें सही या गलत रास्ते की तरफ लेके जाते हैं। देखिए बेटा, अल्लाह ताला ने इंसान का जो साया है ना वो डबल बनाया, सिर्फ इंसान को ये बताने के लिए कि तुम्हारी एक एक डीड, तुम्हारा एक एक एक्शन, उसका साया बहुत लंबा है। ठीक है, और हमारी हर एक्शन का जो साया है वो या तो हमें जन्नत की तरफ लेके जा रहा होता है, या दोज़ख की तरफ लेके जा रहा होता है, या हमारी दुनिया बना रहा होता है, या हमारी आखिरत बना रहा होता है। तो हम जो आज बोते हैं कल को वो नस्लें काटती है। स्पेशली मैं औरतों को हमेशा एक चीज कहती हूँ, खवातीन को एक बात कहती हूँ कि बेटा, औरत जो कमाती है ना, औरत जो करती है वो नस्लें भुगतती हैं। मर्द जो कमाता है वो आज ही खत्म हो जाता है, महीने के एंड पे खत्म हो जाता है। लेकिन जो औरत करती है ना बेटा, वो नस्लें भुगतती है। ऐसे ही औरत के को इतना ज्यादा दर्जा नहीं दिया गया, ऐसे ही जो है औरत को ये बताया नहीं गया कि तुम्हारा मकाम क्या है और तुम्हारा किरदार क्या है। ठीक है, तो बेसिकली औरत के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि उसकी डीड्स जो होती हैं। इस वजह से यहाँ पे भी देखें, हैटी सोरल जो है उसका जो गुनाह था उसको उसकी सजा मिली, ठीक है, एट द एंड। लेकिन मर्द को उस तरह से, लाइक आर्थर टॉनी थॉर्न था, उसको वो सजा नहीं मिली जो हैटी सोरल को मिली। ठीक है, यानी कि एक सोसाइटी के अंदर अगर हम थोड़ा फेमिनिज्म से हट के बात करें तो एक औरत का रोल बहुत ज्यादा है, और उसकी जो है ऑब्वियसली देखें, एक अगर बादशाह, वो कहते हैं ना डाउनफॉल ऑफ द किंग इज द डाउनफॉल ऑफ द होल नेशन। जिसका जितना बड़ा रैंक होता है ना उसकी सजा भी उतनी बड़ी होती है। समझ रहे बात को? ठीक है, अगर एक बादशाह गलती करेगा तो उसकी सजा भी उतनी बड़ी होगी। तो औरत को अल्लाह ताला ने रैंक दिया, एक बहुत बड़ा रैंक दिया, ठीक, तो उसकी फिर सजा भी उतनी बड़ी होती है। ठीक है, however some are neither right nor wrong, rather frivolous, which cannot interest a serious fellow। कुछ जो है हमारी डीड्स जो होती हैं, हमारे एक्शंस होते हैं, some are neither right or wrong, rather frivolous, शायद वो राइट और रॉन्ग भी नहीं होते बल्कि फ्रिवलस होते हैं, which cannot interest a serious fellow। ठीक है, इट इज हर इंटरेस्ट इन ह्यूमन कैरेक्टर व्हिच लीड्स हर टू स्टडी ह्यूमन साइकोलॉजी। ये उसका इंटरेस्ट था ह्यूमन कैरेक्टर में, जो कि उस लीड कर गया कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करती थी। thus we she knows the intricacies of human mind। ठीक है, वो इंसान की इंट्रिकेसीज की, इंसान की माइंड की इंट्रिकेसीज को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। that exists behind the drapery of simple plain faces, जो कि behind जो कि एग्जिस्ट करते हैं बिहाइंड द ड्रेपरी ऑफ सिंपल प्लेन फेसेस। ठीक है, धोखेबाजी एक सिंपल प्लेन फेसेस के पीछे जो है मौजूद होती है, वो पेनिट्रेट कर जाती है इनटू द माइंड्स ऑफ हर कैरेक्टर्स। ठीक है, और उनकी जो साइकोलॉजिकल इनसाइट है उसको एक्सपोज करती है। जॉर्ज इलियट कंसीडर्स सफरिंग एज एसेंशियल फॉर लर्निंग। शी रिगार्ड्स सफरिंग अ boon and not a bane for life। ठीक है, वो जो है वो सफरिंग, वो कहती है कि सफरिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंसान की लर्निंग के लिए। ठीक है, अगर हम सफर नहीं करते तो हम एक्सपीरियंस भी नहीं करते। आपका फेलियर एक्चुअली फेलियर नहीं होता, बल्कि हमारा फेलियर हमें एक एक्सपीरियंस देके जाता है। और हमारा एक फेलियर जो होता है, हमारा एक जो
हमारी नाकामी होती है वो हमारी कई कामयाबियों का जामिन बनती है। तो बाज़ औक़ात फेलियर बहुत जरूरी होता है। एक हमने बस दिमाग में सोचा होता है ना कि बस हमने पास ही होना है और हमने सक्सेस के साथ ही जिंदगी गुजारनी है, बट बात सारी ये कि जो लोग कंटिन्यूसली सक्सेसफुल होते जाते हैं वो एरोगेंट हो जाते हैं। ठीक है, जब तक उनको वो सफरिंग से नहीं गुजरते तो वो लर्न भी नहीं करते, उनको एक्सपीरियंस भी नहीं होता। ठीक है, शी रिगार्ड सफरिंग अ बून एंड नॉट अ बैन फॉर लाइफ। और वो उसको बून, जिंदगी की बून, बून मीन्स के वो कहती है कि सफरिंग जो है वो बून और बैन, नॉट अ बैन फॉर लाइफ। बैन फॉर लाइफ यानी कि बुरा है लाइफ के लिए, बल्कि वो बून है यानी कि वो एक इंसान का जील एंड जेस्ट है ऑफ लाइफ। तो सफरिंग इंपॉर्टेंट होती है इंसान की लाइफ के लिए। सफरिंग टू हर हेल्प अस कम आउट ऑफ द इगोइस्टिक सेल्फ। ठीक है, जो सफरिंग होती है, जो फेलियर होता है, वो इगोइस्टिक सेल्फ से हमें निकालता है एंड डेवलप आवर पर्सनालिटीज ऑन द राइट लाइन, और डेवलप करता माय पर्सनालिटीज ऑन द राइट लाइन। देयरफॉर शी शोज हर कैरेक्टर सफरिंग एंड लर्निंग अ लॉट। और इस वजह से वो अपने कैरेक्टर्स को शो करती है कि वो सफर भी करते हैं और लर्न भी करते हैं। मैगी सफर्स एंड डेवलप्स इनटू अ मैच्योर लेडी। ठीक है, एडम बीट सफरिंग वाइडेंड हिज सिंपैथी। ये एक और इनका नॉवेल था, उसका कैरेक्टर था मेन मैगी। और एडम बीट जो है सफरिंग वाइडेंड हिज सिंपैथीज एंड ही इज एबल टू ओवरकम हिज फ्लॉ ऑफ सेल्फ राइटियसनेस। ठीक है, एडम बीट भी अपनी सफरिंग की वजह से ही सफरिंग वाइडन, उसकी सफरिंग ही उसकी सिंपैथीज को वाइडन करता है और फिर वो अपनी सेल्फ राइटियसनेस को ओवरकम करता है। Hetty also regenerates and matures through her suffering. Eliot wants people to maintain emotional self-control. Passion should always be under control of the reason. For sentimentality destroys man and brings downfall compounded with suffering. Eliot जो है वो क्या चाहती थी कि वो मेंटेन करे इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, हम लोग इमोशनली बिहेव करते हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, खुश हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, और अगर हम दुख में जाते हैं तो बहुत ही दुख में चले जाते हैं। तो एक्चुअली हम लोग अपना इमोशनल सेल्फ कंट्रोल मेंटेन नहीं करते। अगर फेल हो गए तो बिल्कुल ही सर में दर्द करा लेंगे, और अगर खुश हैं तो आपे से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, शादियों पे आप देखते होंगे लोग कैसे आपे से बाहर हुए होते हैं, और हालांकि दैट इज जस्ट एन इवेंट। ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए दैट इज जस्ट एन इवेंट। उसमें कोई ये नहीं होता कि आपको गुनाहों की माफी मिल जाएगी या बेपर्दगी की माफी वहां पे हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि हम इतने खुश हो जाते हैं कि हम राइट एंड रॉन्ग को खत्म करके सारे अगली पिछली साइड पे करके, और हम इस तरह से इमोशनली बिहेव करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे इमोशनल सेल्फ कंट्रोल जो है वो कहती है कि इंसान को इमोशनल सेल्फ कंट्रोल जो है वो मेंटेन करना चाहिए। पैशन शुड ऑलवेज बी अंडर द कंट्रोल ऑफ रीजन। ठीक है, पैशन हमेशा आपके अंडर कंट्रोल ऑफ रीजन होना चाहिए। देखिए, पैशंस अच्छे होते हैं, आपको ड्राइव करते हैं, जिंदगी में आगे जाने का एक आपको रास्ता दिखाते हैं, बट पैशंस का खप्त होना बहुत बुरा होता है। ठीक है, अगर आपके पैशंस अंडर द कंट्रोल ऑफ रीजन नहीं है, बाज़ औक़ात हमें अपने पैशंस और अपने इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस में पिक एंड चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर अब जो लोग बाज़ औक़ात पैशंस पूरे भी होते हैं, आप रसल के एसेस पढ़े ना, तो उसमें उसने लिखा है कि पैशंस दैट आर गुड फॉर ह्यूमन बीइंग एंड पैशंस आइडियाज दैट आर गुड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, उसने ये एक ऐसे लिखा था। और फिर उसके ऑपोजिट पे उसने एक ऐसे लिखा था, आइडियाज दैट आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। अच्छा, उन आइडियाज के अंदर उसने इंसान के पैशंस को दिखाया। मैंने कभी ये चीज नहीं सोची थी कि इंसान के कभी पैशंस भी उसके हक में बुरे हो सकते हैं। लेकिन यस, आफ्टर रीडिंग दीज बुक्स एंड सो ऑन, हमारे पैशंस हमारे हक में बुरे हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे दिमाग में आ जाता है कि हमने तो ऐसे ही जीना है, और हम उससे हम ये कभी सोचते नहीं है कि ये पैशन जो है ये मेरी जिंदगी को तबाह कर देगा, तो मुझे यहाँ से डाइवर्ट कर जाना चाहिए। तो हम लोगों ने बस जो दिमाग में सोचा होता है, इर्द गिर्द के लोग समझा रहे होते हैं, बड़े समझा रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती रीजन पैशन का खप्त होता है इस वजह से। ठीक,
तो यहाँ पे वो यही कहती है कि पैशन जो है हमेशा अंडर कंट्रोल होने चाहिए रीजन के, फॉर सेंटिमेंटैलिटी डिस्ट्रॉयज मैन। इंसान अगर सेंटिमेंटल रहता है ना, बाज लोग हर वक्त रोते धोते रहते हैं, उनको अपने पुराने दुख भूलते ही नहीं है। तो ये जो, और हर चीज में वो सेंटी हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, ठीक है। ये चीजें जो हैं, हर चीज पे दुख भरे हो जाना, वो इंसान को डिस्ट्रॉय करता है एंड ब्रिंग्स डाउनफॉल कंपाउंडेड विद सफरिंग। और उसके लिए वो जो है डाउनफॉल लेके आता है, जो कि कंपाउंड होती है, मिक्स हुई होती है, मिली हुई होती है, जमाशुदा होती है विद सफरिंग। In Adam Bede, Arthur and Hattie's sentimentality brings to a tragedy to which there was no remedy. उनकी जो सेंटिमेंटैलिटी, देखिए हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, एक्चुअली दो चीजें हैं ना इंसान के अंदर, एक इमोशन है, एक रीजन है। दोनों का होना जरूरी है इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर। एडम जो है वो इमोशनलेस था, इस वजह से वो एरोगेंट था, ठीक है। हैटी और जो ऑर्थर है वो अपने इमोशंस के पीछे भाग रहे थे, इस वजह से उनका डाउनफॉल हो गया, ठीक है। वो अपने इमोशंस एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर पाए, दैट्स व्हाई उनका डाउनफॉल होता है। तो इमोशंस एंड रीजंस का जो कॉम्बिनेशन होता है और उनको मेंटेन करना एक पर्सनालिटी में, वो इंसान को क्या करता है, अपराइट रखता है, उसको आगे लेके चलता है। इन एडम बीट, अच्छा, दोनों ऐसी गलती करते हैं जिसकी कोई रेमेडी नहीं होती, ठीक है, कोई मदावा नहीं है। Both of them are creatures of weak moral fiber and this weakness causes intense tragedy in their life. वो दोनों जो है क्रिएचर्स थे वीक मोरल फाइबर के, और ये वीकनेस जो है कॉज की इंटेंस ट्रेजेडी इन देयर लाइफ। जो लोग ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, देखिए बेटा, अगर हमने आज अपने ख्वाहिशात को अपना गुलाम नहीं बनाया ना, तो हमारी ख्वाहिशात हमें अपना गुलाम बना देंगे। सिंपल इज दैट। अपने माइंड के ऊपर जो है ना रूल करना सीखें, अपने माइंड के ऊपर, अपनी ख्वाहिशात के ऊपर रूल करना सीखें। अगर आपने उनको लेट डाउन नहीं किया ना अपनी ख्वाहिशात को, तो आपकी ख्वाहिशात आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। और वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात को रूल नहीं कर सकते, ठीक है, पिज्जा और पेप्सी के ऊपर सब्र नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल, हालांकि पता है कि मुझे बीमारी हो जाएगी, पेप्सी तो वैसे ही इंसान को तबाह कर देती है, तो फिर इट मीन्स कि अभी मेरी ख्वाहिशात मैंने उनके ऊपर रूल करना सीखा ही नहीं है, तो अभी तो हम बादशाह नहीं बने भाई, ठीक है। तो इन हर स्टोरीज इलियड एक्सटेंसिवली ले स्ट्रेस ऑन द एब्सोल्यूटनेस ऑफ ड्यूटी, और उसकी स्टोरीज में इलियड जो है वो एक्सटेंसिवली ले करती है स्ट्रेस ऑन द एब्सोल्यूटनेस ऑफ ड्यूटी, कि इंसान को जो है अपनी ड्यूटी में एब्सोल्यूट होना चाहिए। टू हर वन शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द ड्यूटी एट एनी कॉस्ट। Hetty does not care for her duty towards her uncle, aunt and Adam, and in her vanity she goes far away. जैसे मैंने आपको बताया है कि देखिए एक इंसान जब एक सोसाइटी में रहता है, कुछ लोगों के साथ रहता है, तो उसकी कुछ ड्यूटी होती है, उसके कुछ मोरल कोड्स होते हैं, जो वहां पे उसने उन मोरल कोड्स के अंदर रहना होता है। इसी तरीके से हैटी ने भी कोई केयर नहीं की फॉर हर ड्यूटी टुवर्ड्स हर अंकल, आंट एंड Adam. In her vanity, she goes far away. In her fleshly desires, she neglects all moral values, even forsakes her own child. That's why she suffered. Eliot believes that endurance and renunciation are necessary for a happy, successful life. अब यहाँ पे इलियड ये कहती है कि एंड्योर बर्दाश्त करना, रिनंसिएशन तौबा कर लेना, ठीक है, पलट जाना, आर नेसेसरी फॉर हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। Eliot wants us to think for our fellow human being, pity them and have sympathy for them, ठीक है। और वो हमें चाहती है कि हम जो है अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स जो है उनके साथ पिटी करें, उनके साथ सिंपैथी करें। Adam Bede is not a religious novel, but it is highly concerned with the morality that should function among all people and should aspire to compassionate connection with others through sympathy. Thus, Adam remains unsatisfied when he is rash and intolerant of his fellow's weaknesses. Adam जो है वो unsatisfied था जब वो when he is rash and intolerant of his fellow weakness. ठीक है, इंसान जब सख्त होता है ना, intolerant होता है, तो वो अनसेटिस्फाइड फील करता है। जब तक कि हम अपने दिल को बेटा नरम नहीं करते ना, हमारे अंदर जो है नरमी आती नहीं है,
नरमी हमने लोगों के लिए नहीं लानी होती, नरमी हमने अपने लिए लानी होती है। ये जो माफ करने की क्वालिटी है ना बेटा, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। और माफ हमेशा बुरे को करना होता है, अच्छे को थोड़ी करना होता है। अच्छा तो वैसे ही अच्छा होता है। अब आप जितने बुरे बड़े इंसान को माफ करेंगे उतना ही जो है आपका, इट मीन्स के दिल उतना ज्यादा नरम और उतना ज्यादा बड़ा है। पैसे के ज्यादा होने से दिल बड़े नहीं होते। माफ कर देने का रुझान अगर उसका आपका ज्यादा है तो आपका दिल बहुत बड़ा है। अगर कम है और छोटी छोटी बातें आपने अभी भी दिल में रखी हुई हैं तो फिर वो चीजें आपको बार बार तंग करेंगी, आपको अनसेटिस्फाइड करेंगी, आपके दिल को सख्त कर देंगी, आपके दिल को मैला कर देंगी। ये सारी वो चीजें होती हैं जो इंसान के अंदर अनसेटिस्फेक्शन लेके आती है। बट बिकम्स काम एंड पीसफुल व्हेन ही रीजनरेट्स थ्रू हिज सफरिंग एंड लर्न्स टू एंड्योर अदर। ठीक है, जब उसने अपनी सफरिंग के थ्रू वो रीजनरेट, कब हुआ रीजनरेट में कि दोबारा से रीबॉर्न होना, रीजनरेट में दोबारा से अपने आप को रीफॉर्म कर लेना। ठीक है, तो उसने जो है वो कैसे रीजनरेट हुआ, जब वो सफरिंग से गुजरा और उसने लर्न किया टू एंड्योर अदर, दूसरों को बर्दाश्त करना। डिना इज आल्सो एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एंड्योरेंस एंड पेशेंस। Eliot is called an agnostic, but in Adam Bede she emulates religion to be comforter of humanity. ठीक है, इलियट को एग्नोस्टिक कहा जाता था, लेकिन ये एडम बीड में उसने रिलीजन को भी एमुलेट किया है टू बी अ comforter of humanity. Through the character of Dana Morris, she shows that the prime object of all religions is to develop the personalities of individuals on the right lines and to the maximum. और थ्रू कैरेक्टर ऑफ डिना मॉरिस उसने क्या शो किया है कि प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन क्या है कि हम डेवलप करें पर्सनालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स को ऑन द राइट लाइंस एंड टू द मैक्सिमम। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ ना, बी आ प्रोडक्टिव मुस्लिम। ठीक है, लोगों को करके दिखाएं ना फिर कि वी आर द प्रोडक्टिव मुस्लिम। ठीक है, हमें शर्म क्यों आती है कि हम मुस्लिम हैं। बी अ प्रोडक्टिव मुस्लिम, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं, अपनी पर्सनालिटीज को डेवलप करें। ठीक है, अगर आपको हमें स्पेशली अगर दाढ़ी वालों से इतना ही इख्तलाफ है या हमें अबाए वालों से इतना ही इख्तलाफ है तो हम खुद अच्छे मुसलमान बन के दिखा देते हैं ना। तो फिर हमें खुद आना चाहिए बजाय इसके कि हम औरों को क्रिटिसाइज करें। ठीक है, तो बेसिकली रिलीजन नाम क्या होता है, to develop the personalities of the individuals on the right lines and to the maximum. So religion to her is for the highest development of a personality. ठीक है, बेसिकली रिलीजन किसे कहते हैं, दीन को। दीन का जो उर्दू में जो डेफिनेशन है उसको कहते हैं निजाम हयात। ठीक है, एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा तसव्वुर, एक ऐसा अकीदा जिसमें हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उसको दीन कहते हैं, इसी को रिलीजन कहते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिलीजन। ठीक है, अब हमें खुद देखना है कि हम किस दीन पे हैं, हमारा रिलीजन क्या है। सो रिलीजन टू हर इज फॉर द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी। Hetty was a girl full of vanity and impulsiveness, whereas Adam was a self-righteous man. ठीक है, हेटी जो है वो क्या थी, एक ऐसी लड़की थी जिसके अंदर वैनिटी थी, इम्पल्सिवनेस थी। ठीक है, वेयर एज एडम जो है वो सेल्फ राइटियस मैन था। ठीक है, सेल्फ जजमेंटल था। But it was the healing effect of religion which relieved them of their flaws and they grew into mature and sensible human beings. Eliot believes that this harmony in the personality is disastrous and it is externalized through moral conflicts of her character. The characters are in position to do right, but they are tempted to do wrong. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वो ये भी बिलीव करती है कि डिसहार्मनी एक पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो डिजास्टरस हो सकती है। ठीक है, एंड इट इज एक्सटर्नलाइज थ्रू मोरल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ हर कैरेक्टर, और ये एक्सटर्नलाइज होती है थ्रू द मोरल कॉन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नलाइज यानी कि वो जो एक्ट करती है। ठीक है, और मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, जो माइंड में होते हैं। तो एक इंसान की, एक पर्सनालिटी की जो डिसहार्मनी होती है वो बहुत डिजास्टर्स हो सकती है, और वो एक्सटर्नलाइज होती है उसके मोरल कॉन्फ्लिक्ट, उसके कैरेक्टर्स आर इन पोजीशन टू डू राइट। वो इन पोजीशन होते हैं कि शायद वो सही कर रहे होते हैं, सही है, बट दे आर टेम्प्टेड टू डू रॉन्ग, लेकिन उनसे गलती हो जाती है। टेम्प्ट हो जाना, गलती हो जाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्थर ट्राइज टू गो अवे फ्रॉम हैटी, but it is his temptation which leads him to the worst wrong, to which there was no remedy and the suffering were inevitable. Eliot believed in poetic justice in life. Poetic justice क्या होता है, according to which virtues get their reward,
कि जो नेक होते हैं उनको उनका रिवॉर्ड मिलता है, while the sinners pass through suffering, जबकि sinners जो हैं वो पास होते हैं through suffering. She is sure that one cannot escape from the consequence of one's own act. Even the smallest sin will be punished, if not immediately, then in times to come. Thus Hetty and Arthur are punished because of their transgression from the right path, while Adam and Dinah are rewarded with blissful life. ठीक है, इस वजह से हेडी और ऑर्थर जो है वो पनिश हुए क्योंकि उनकी बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसग्रेशन फ्रॉम राइट पाथ, क्योंकि वो राइट पाथ से हिल गए थे, और एडम और डिना को रिवॉर्ड किया गया विद द ब्लिसफुल लाइफ. In conclusion, we can say that Eliot was not only a novelist but also a teacher and philosopher. She made novel an arena for discussion of serious issues of life, and the later novelist toward the line. However, Eliot's conception of teaching is quite different from that of Fielding. He thinks novel may provide entertainment but never at cost of teaching. By teaching, she implies to reshape human consciousness and with it the structure of society at large. ठीक है, और बाय टीचिंग वो इम्प्लाई करती है कि वो रीशेप करे ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एंड विद इट द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एट लार्ज, और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एट लार्ज. तो ऑस्टन प्रीच द कन्फर्मिटी टू सोशल टैबू, और ऑस्टन प्रीच करती है कन्फर्मिटी टू सोशल टैबू. सोशल टैबूज क्या होते हैं? टैबूज कहते हैं कुछ ऐसी बातें जो हम शायद कहते हुए भी शर्माते हैं, हालांकि वो हमारी जिंदगी का पार्ट होती हैं, या हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी बुराइयां होती हैं कि हम उसको उसके बारे में बात करते हुए हमें शर्म आती है. लाइक ऑर्थर और जो हैटी का जो एक रिलेशन था, दैट इज अ सोशल टैबू, जिसको हम शायद जबान पे लाते हुए बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते हैं. इसको कहते हैं बेटा सोशल टैबू. Eliot, however, questioned established conventions because their base was wrong. She wanted to remold the whole structure of society by reshaping the consciousness of the individual. ठीक है, वो क्या चाहती थी? वो however Eliot ने क्वेश्चन किया था established conventions को. ठीक है, established conventions, traditions जो already established हुई थी, क्योंकि उनकी बेस ही गलत थी. ठीक है, अगर हम इन सोशल टैबूज को डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर उनको इन चीजों से अवेयर कौन करेगा? ठीक है, अगर जो है हेटी को इन सोशल टैबूज से अवेयर किया जाता तो मे भी शायद वो ये गलती ना करती. तो शी वांटेड टू रिमोल्ड द होल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बाय रीशेपिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडिविजुअल, और वो जो है चाहती थी कि वो रीमोल्ड करे होल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बाय कॉन्शियसनेस, हमारी जो सोच है ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है, हमारा जो जमीर है, हमारा जो कॉन्शियस है, उसको रीशेप करके. ठीक है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड इनर कॉन्शियस. ठीक है, कॉन्शियसनेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. हमारा सब कॉन्शियस, हमारा ईमान, हमारा बिलीफ, हमारी सोच. ठीक है, हमारा जमीर, बहुत कुछ होता है जिसको वो कहती है कि अगर इसको रीशेप किया जाए तो हम एक अच्छी सोसाइटी बिल्डअप कर सकते हैं. Points to remember here: she was the first to use novel for the discussion of so serious issues of life. Her challenge of orthodox Christian beliefs: she believed that man himself makes or unmakes his destiny. She believed that suffering shape our personality and character. Eliot thinks that passion must be controlled and emphasized upon the renunciation and asceticism. Role of religion in framing an individual personality: the harmony in personality is disastrous. Eliot's concept of justice: Eliot's objective of writing novel is to reshape the human consciousness. ठीक है, उसने रीशेप करने के लिए ह्यूमन कॉन्शियसनेस को लिखा था.